हेलो फ्रेंड्स, मैं मानसी मौर्य एंड नाउ यू आर वाचिंग M.M एजुकेशन यूट्यूब चैनल। तो फ्रेंड्स, जैसा कि आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, हम क्लास 12 बायोलॉजी का चैप्टर नंबर 4 पढ़ने जा रहे हैं। एंड एज वी नो, चैप्टर नंबर 4 क्या है? रिप्रोडक्टिव हेल्थ। तो यार, चैप्टर नंबर 3 में हम ह्यूमन रिप्रोडक्शन पढ़ चुके हैं। ओके। और हाँ, अगर आपने नहीं देख रखा है तो यार डिस्क्रिप्शन में नीचे लिंक दी गई है और आप जाके देख सकते हैं। ओके। तो देखते हैं, जैसा कि मैंने आपको बताया था चैप्टर नंबर 3 में, वहाँ पे हम क्या पढ़े थे? रिप्रोडक्टिव सिस्टम पढ़े थे। क्या पढ़े थे? रिप्रोडक्टिव सिस्टम पढ़े थे वहाँ पे। तो यार, सिस्टम से कुछ बातें आपको समझ में आ रही है? हम क्या जानते हैं सिस्टम से रिलेटेड? सिस्टम में क्या होता है? एक ग्रुप ऑफ ऑर्गन। तो वहाँ पे क्या था? ये जो ऑर्गन के ग्रुप हैं, रिप्रोडक्टिव ऑर्गन जो है, ये प्रॉपर तरीके से काम नहीं कर रहे हैं। इट मीन्स अगर हमें यहाँ पे रिप्रोडक्टिव हेल्थ पढ़ना है तो इट मीन्स ये जो ऑर्गन है, रिप्रोडक्टिव ऑर्गन ही, ये प्रॉपर काम नहीं कर रहे हैं। इन्हीं के बारे में हमें पढ़ना है। द हेल्थ विच रिलेटेड टू रिप्रोडक्टिव सिस्टम इज नोन एज रिप्रोडक्टिव हेल्थ। ओके, आगे चलते हैं। तो देखते हैं फर्स्ट ऑफ ऑल कि यहाँ पे भाई WHO क्या कहता है। WHO क्या कह रहा है? तो यार, WHO कह रहा है कि हम फिजिकली ही फिट हों इतना ही काफ़ी नहीं है। हेल्दी होने के लिए हम फिजिकली फिट रहें, सिर्फ इतना ही काफ़ी नहीं। अकॉर्डिंग टू WHO, रिप्रोडक्टिव हेल्थ मीन्स ए टोटल वेलबींग्स इन ऑल एस्पेक्ट ऑफ रिप्रोडक्शन। तो WHO का कहना ये है। ओके, बातें समझ में आ रही हैं? WHO क्या कहता है? रिप्रोडक्टिव हेल्थ मीन्स ए टोटल वेलबींग्स इन ऑल एस्पेक्ट ऑफ रिप्रोडक्शन, दैट इज फिजिकली, इमोशनल, बिहेवियरल एंड सोशल। Therefore, a society with people having physically and functionally normal reproductive organ and normal emotional and behavioral interaction among them in all sex related aspect might be called reproductively health। तो यार, बातें समझ में आ रही है? हेल्थ का मीनिंग यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ इतना नहीं होता है कि हम फिजिकली फिट रहें, फिजिकली हेल्दी रहें, बस। ओके। अकॉर्डिंग टू WHO के अकॉर्डिंग अगर हेल्थ की बात करें तो फिजिकली, इमोशनली, बिहेवियरली, सोशली सारे तरीके से फिट होना होगा। ओके, बातें समझ में आई? आगे चलते हैं। रिप्रोडक्टिव हेल्थ प्रॉब्लम एंड स्ट्रेटजीज, इसके बारे में पढ़ते हैं। ओके। तो हम क्या देखते हैं कि हमारी जो कंट्री है, इंडिया है, तो देखिए, सबसे बड़ी बात यहाँ पे अगर हम बात करें तो पॉपुलेशन की बात आती है। सबसे बड़ी अगर हम बात करें प्रॉब्लम की, तो वो किसकी आ जाती है? पॉपुलेशन की आ जाती है। तो हमारी जो कंट्री है, इंडिया, इन सब बातों को लेके काफ़ी ज़्यादा अवेयर है। और हो भी क्यों ना, क्योंकि इंडिया में ही सबसे ज़्यादा पॉपुलेशन भी तो है। चाइना को छोड़ दीजिए, तो इंडिया में है भी तो पॉपुलेशन। आगे भी देखिएगा कैसे एकदम रैपिडली तरीके से, एकदम अचानक से इंडिया का जो पॉपुलेशन का रेट है, पॉपुलेशन का जो ग्रोथ है, एकदम अचानक से बढ़ता है। देखते हैं आगे भी। तो हमारी जो कंट्री है, द इंडिया वॉज एमंग्स द फर्स्ट कंट्री, पूरे दुनिया में, पूरे वर्ल्ड में इंडिया ऐसी पहली कंट्री है जो कि नेशनल लेवल पे जाके एक सोशल गोल चलाती है, सोशल गोल तैयार करती है, प्रोग्राम चलाती है। किसकी? फैमिली प्लानिंग की। यहाँ पे कुछ प्रोग्राम्स किए गए नेशनल लेवल पे। इनिशिएट एक्शन प्लान एंड प्रोग्राम्स एट द नेशनल लेवल टू अटेन टोटल रिप्रोडक्टिव हेल्थ। यहाँ पे क्या अटेन किया गया? मतलब किसके किसके बारे में बात की गई? टोटल, पूरी तरीके से रिप्रोडक्टिव हेल्थ के बारे में। और ये प्रोग्राम्स को हम क्या बोलते हैं? फैमिली प्लानिंग। आगे देखेंगे अलग अलग नाम से। इसे हम क्या बोलते हैं? फैमिली प्लानिंग। तो यहाँ पे फैमिली प्लानिंग में रिप्रोडक्टिव हेल्थ के बारे में बात की गई। फैमिली प्लानिंग जैसे कि हम दो, हमारे दो, ये सारी बातें। लेकिन हाँ, वो अलग बात है कि आंकड़े कुछ और कह रहे हैं हमारी कंट्री के। ओके। और ये इनिशिएट कब हुआ, स्टार्ट कब हुआ? 1951 में। ये बात काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। IMP लगा लो, आपके एग्ज़ाम में पूछी जाती हैं ये बातें। ओके। देखिए यार, जो बातें आपके एग्ज़ाम में पूछी जाती हैं, मैं वो आपको बोल देती हूँ कि हाँ भाई, ये बातें आपके एग्ज़ाम में पूछी जाएंगी। ओके। तो आपके एग्ज़ाम में पता है आपसे क्या पूछा जाएगा कि कौन सी, पहली बात तो कौन सी कंट्री है जिसने नेशनल लेवल पे जाके प्रोग्राम्स किए। ओके। किसके? फैमिली प्लानिंग के, रिप्रोडक्टिव हेल्थ के। ओके। और कौन से ईयर में? ये सारी बातें आपसे पूछी जाएंगी। इम्प्रूव प्रोग्राम्स कवरिंग वाइडर रिप्रोडक्शन रिलेटेड एरियाज आर करेंटली इन ऑपरेशन अंडर द पॉपुलर नेम रिप्रोडक्टिव एंड चाइल्ड हेल्थ केयर, RCH प्रोग्राम के नाम से।
creating awareness among people about various reproduction related aspects and providing facilities and support for building up reproductively healthy society। और यहाँ पे मतलब बहुत बड़े लेवल पे जाके ये जो है इसका ऐड किया गया, इसके बारे में बातें की गई और यहाँ पे फैसिलिटीज़ भी प्रोवाइड करवाई गई। फैसिलिटीज़ में जैसे कि डॉक्टर, नर्सेज और सारी डिवाइसेस, कॉन्ट्रासेप्टिव डिवाइसेस प्रोवाइड की गई। तो यहाँ पे देखिए हेल्दी सोसाइटी आर द मेजर टास्क अंडर दीज प्रोग्राम। इन सारे प्रोग्राम्स के थ्रू हेल्दी सोसाइटी के बारे में एक एक इंसान को जागरूक किया गया। ओके, विद द हेल्प ऑफ ऑडियो विजुअल एंड प्रिंट मीडिया, गवर्नमेंटल एंड NGOs and have various steps to create awareness among the people about reproduction related aspects। तो इसके बारे में हमारे स्कूल में हमारे टीचर्स, हमारे फ्रेंड और हमारे पेरेंट्स, सारे लोग मतलब कि इसके बारे में अवेयरनेस प्रोवाइड करवा रहे हैं। इस और हमारे स्कूल में, हमारे स्कूल कॉलेजेस में भी इंट्रोडक्शन ऑफ सेक्स एजुकेशन इन स्कूल शुड आल्सो वी इनकरेज टू प्रोवाइड राइट इन्फॉर्मेशन। ध्यान रखिएगा, राइट इन्फॉर्मेशन की बात की जा रही है। अब यहाँ पे राइट इन्फॉर्मेशन ही क्यों कहा गया है? बिकॉज ऑफ हमारी सोसाइटी में बहुत सारी ऐसी बातें फैली हुई हैं, बहुत सारे मिथ्स फैले हुए हैं, बहुत सारे मिसकंसेप्शंस फैले हुए हैं। उन्हें दूर करने के लिए बहुत सारी धार्मिक बातें फैली हुई हैं कि ऐसा नहीं करना चाहिए, वैसा नहीं करना चाहिए, ये सारी बातें। ओके, बहुत सारी धार्मिक बातें हैं, बहुत सारे अंधविश्वास हैं, तो उन सबको भी दूर किया जाता है हमारे स्कूल कॉलेजेस में राइट इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करवा के। The young so as discourage children from believing in myths and having misconceptions about sex related aspects। Sexually transmitted diseases के बारे में भी बात की गई, like that AIDS, HIV would help people, especially those in the adolescent age group, lead to reproductively healthy life। तो इसके लिए इतना सब कुछ किया गया कि इस एज ग्रुप वाले जो लोग हैं रिप्रोडक्टिवली हेल्दी लाइफ जिए। एजुकेटिंग पीपल स्पेशली फर्टाइल कपल्स, दोज इन मैरिजेबल एज, अबाउट अवेलेबल बर्थ कंट्रोल ऑप्शंस लाइक दैट कॉन्ट्रासेप्टिव डिवाइसेस जो कि प्रेजेंट हैं, लाइक दैट कॉन्डोम्स वगैरह, केयर ऑफ प्रेग्नेंट मदर्स। तो इसके सबके बारे में भी ये जो ऑडियो विजुअल मीडिया, NGOs, इसके सबके थ्रू इनके बारे में भी बताया गया। मदर केयर के बारे में, प्रेग्नेंट मदर्स, पोस्टनेटल केयर मीन्स आफ्टर गिविंग बर्थ न्यू वंस, तो और केयर ऑफ द मदर एंड चाइल्ड जो न्यू बॉर्न है उसके बारे में भी, इम्पोर्टेंस ऑफ ब्रेस्ट फीडिंग की इम्पोर्टेंस भी बताई गई। जैसे कि ब्रेस्ट फीडिंग की इम्पोर्टेंस में जैसे कि बताया गया होगा कोलेस्ट्रम, ये आपको पता है कोलेस्ट्रम जो होता है, जो मदर बच्चे को फीड कराती है, फीडिंग में कोलेस्ट्रम जो होता है उसमें होती हैं एंटीबॉडीज। कोलेस्ट्रम कंटेन्स लॉट ऑफ एंटीबॉडीज, और ये जो एंटीबॉडी होता है, ये जो न्यू बॉर्न बेबी होता है, न्यू वंस होता है, उसको इम्यूनिटी प्रोवाइड करवाती है। बातें समझ में आ रही हैं? और इक्वल अपॉर्चुनिटीज फॉर मेल एंड फीमेल चाइल्ड, और इसके बारे में भी अवेयर कराया गया लोगों को कि भाई हमारी सोसाइटी के लिए फिर चाहे मेल चाइल्ड हो या फिर फीमेल चाइल्ड हो, बोथ आर इम्पॉर्टेंट, दोनों काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। अगर इसमें से एक भी कम ज़्यादा हो गया तो हमारी सोसाइटी प्रॉपर तरीके से चल पाएगी? कभी नहीं चल पाएगी। भाई बेटा बेटी दोनों ज़रूरी है हमारी सोसाइटी के लिए। देखो यार, हम मानते हैं कि हमारी सोसाइटी में अब मतलब बातें बहुत ज़्यादा सुधर गई हैं, लोग लड़कियों को भी प्रॉपर तरीके से पढ़ाते हैं, सब सही बात है, वो भी जॉब कर रही हैं, हर चीज़ है। लेकिन यार कहीं ना कहीं थोड़ा सा भी ये बातें हैं जिससे तभी मुझे ये बात बोलने की ज़रूरत पड़ रही है। आपके NCERT बुक में भी दिया गया है। अभी मैं आगे आपको दिखाती हूँ, एक टॉपिक आएगा, एक पॉइंट आएगा, एमनियोसेंटेसिस, तो उसमें भी मैं आपको दिखाती हूँ। यार कहीं ना कहीं किसी न किसी लेवल पे अभी ये बातें हैं। नीड टू बी क्रिएटेड टू इनेबल पीपल टू थिंक एंड टेक अप नेसेसरी स्टेप टू प्रिवेंट देम एंड दियर बाय बिल्ड अप ए सोशली रिस्पॉन्सिबल एंड हेल्दी सोसाइटी। देखो यार, अगर सोसाइटी की बात की जा रही है, समाज की बात की जा रही है, तो वहाँ पे ढेर सारे लोग होंगे। जैसा कि मैंने आपको बताया रिप्रोडक्टिव सिस्टम, तो सिस्टम हम किसे बोल रहे हैं पता है? एक ग्रुप को बोल रहे हैं। एक यहाँ पे अगर रिप्रोडक्टिव सिस्टम ये ऑर्गन है
तो यहाँ पे हम बात करेंगे ग्रुप ऑफ ऑर्गन की। तो वैसे अगर हम सोसाइटी की बात कर रहे हैं ना, तो यहाँ पे हम ग्रुप बात कर रहे हैं, ग्रुप की बात कर रहे हैं। किसका? लोगों का ग्रुप, पीपुल का ग्रुप। ओके, तो यहाँ पे अगर सोसाइटी को हेल्दी बनाना है तो यहाँ पे एक एक बंदा हेल्दी होना चाहिए। ओके, बातें समझ में आ रही हैं? तो आपको तो पता है कि भाई एक लोग से बन के सोसाइटी बनती है, तो हर बंदा, हर इंसान रिस्पॉन्सिबल है, हेल्दी सोसाइटी के लिए, तो उसे रिस्पॉन्सिबल बनना पड़ेगा। ओके, जैसा कि यहाँ पे बताया गया है, नीड टू बी क्रिएटेड इनेबल पीपल टू थिंक एंड टेक अप नेसेसरी स्टेप। सोचना ही नहीं है भाई, स्टेप लेने हैं, एंड प्रिवेंट देम दियर बाय बिल्ड अप ए सोशली रिस्पॉन्सिबल एंड हेल्दी सोसाइटी, तभी आएगी। ओके, तो देखिए जैसा कि हम लास्ट वाली स्लाइड में इतने सारे प्रोग्राम देख के आ रहे हैं, वो सब सक्सेसफुल भी हुए हैं। ऐसा नहीं है कि एकदम से वो सब सक्सेसफुल भी हुए हैं। क्यों? क्योंकि सक्सेसफुल इम्प्लीमेंटेशन ऑफ वेरियस एक्शन प्लान अटेन रिप्रोडक्टिव हेल्थ रिक्वायर्ड स्ट्रॉन्ग इंफ्रास्ट्रक्चरल फैसिलिटीज। जब इतनी स्ट्रॉन्ग इंफ्रास्ट्रक्चरल फैसिलिटीज हैं तो भाई जो ये इम्प्लीमेंटेशंस थे ये सब सक्सेस भी हुए हैं। हमारी गवर्नमेंट हमें प्रोवाइड करवाइए भाई प्रोफेशनल एक्सपर्ट्स। देखिए, अगर जैसा कि हम बात कर रहे हैं रिप्रोडक्टिव हेल्थ की, तो इस हेल्थ के लिए प्रोफेशनल्स, डॉक्टर्स चाहिए होंगे ना, नर्सेज चाहिए होंगे, डॉक्टर्स चाहिए होंगे, प्रोफेशनल्स चाहिए होंगे, एक्सपर्ट्स चाहिए होंगे ना। और जो ये एक्सपर्ट्स होंगे, जो डॉक्टर्स होंगे, उन्हें कुछ मटेरियल सपोर्ट भी लगेगा। हाँ जी, बिल्कुल लगेगा। तो हमारी गवर्नमेंट ये सारी चीज़ें प्रोवाइड करवा रही है भाई। जैसे कॉन्ट्रासेप्टिव डिवाइसेस की मैंने बात की, तो कॉन्ट्रासेप्टिव डिवाइसेस में जो उनको बनाने में जो मटेरियल लगेगा, सारी चीज़ें A to Z यहाँ पे जैसा कि आप देख रहे हैं, प्रोफेशनल्स, एक्सपर्ट्स, मटेरियल सपोर्ट, दीज आर इसेंशियल टू प्रोवाइड मेडिकल असिस्टेंस एंड केयर टू पीपल इन रिप्रोडक्शन रिलेटेड प्रॉब्लम्स लाइक प्रेगनेंसी, डिलीवरी, STDs, सेक्स ट्रांसमिटेड डिजीजेज लाइक दैट, एड्स वगैरह, अबॉर्शन, कॉन्ट्रासेप्शंस। अब जैसे ये कॉन्ट्रासेप्टिव डिवाइसेस हो गई, अब जैसे ये कॉन्ट्रासेप्शंस आप देख रहे हैं, तो इन्हें यूज़ करने के लिए कुछ प्रोफेशनल्स की ज़रूरत होगी, उनसे जानने की ज़रूरत होगी। मेंस्ट्रुअल प्रॉब्लम्स के लिए भी डॉक्टर की ज़रूरत होगी, डिलीवरी, प्रेगनेंसी, ETC। इम्प्लीमेंटेशन इज़ बेटर टेक्निक्स एंड न्यू स्ट्रेटजीज फ्रॉम टाइम टू टाइम। तो ये सारी चीज़ें टाइम टू टाइम आती रही हैं। जैसे कि यहाँ पे एमनियोसेंटेसिस भी एक टेक्निक ही है। एमनियोसेंटेसिस इज अ गुड टेक्निक। तो यहाँ पे क्या होता है, हाँ वो अलग बात है, लोग इसका मिसयूज़ कर रहे हैं। आज के टाइम पे लोग इसका मिसयूज़ भी कर रहे हैं। मिसयूज़ कैसे कर रहे हैं वो भी बताऊँगी, अभी आपको बताती हूँ। हाँ जी बिल्कुल। ये यहाँ पे आप एक बात IMP, एक बात नोट डाउन कर लो कि ये जो वर्ड लिखा गया एमनियोसेंटेसिस, ये आपके एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से भाई काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। सो मैं आपको पहले ही बता दे रही हूँ कि भाई इंपॉर्टेंट है। IMP डाल लो आप अपनी बुक में, बेरी IMP डाल लो, आपके एग्ज़ाम में पूछा जाएगा। अगर हाँ आपके बोर्ड एग्ज़ाम में नहीं पूछा जा रहा है, वैसे तो आपके बोर्ड एग्ज़ाम में ही पूछा जाएगा। और हाँ अगर आपके बोर्ड एग्ज़ाम में नहीं पूछा जा रहा है तो आपसे नीट में ये क्वेश्चन ज़रूर पूछा जाएगा। नीट में वैसे तो पूछा ही जाता है, एमनियोसेंटेसिस से एक ना एक क्वेश्चन होता है। तो एमनियोसेंटेसिस में एक्चुअली होता क्या, देखिए जैसा कि मैंने बताया कि एमनियोसेंटेसिस इज आल्सो ए टेक्निक्स, जिसके थ्रू हम ये जान सकते हैं कि जो प्रेगनेंसी टाइम पे फीटल कंडीशन में जब कोई न्यू वंस है, फीटल कंडीशन को हम देख सकते हैं। फीटल कंडीशन में हम ये देख सकते हैं कि जो ये न्यू बेबी है प्रेगनेंसी टाइम में, इसमें कोई जेनेटिक डिसऑर्डर तो नहीं है। तो ये सारी बातें हम इसमें पता लगा सकते हैं। हम क्या जान सकते हैं इसमें, हम एमनियोसेंटेसिस के थ्रू हम जेनेटिक डिसऑर्डर को जान सकते हैं। जेनेटिक डिसऑर्डर को जान सकते हैं, मतलब इसमें होता क्या, बातें सुनिए आप जरा। तो इसमें होता क्या, एमनियोसेंटेसिस में हम क्या लेते हैं, एमनियोटिक फ्लूइड लेते हैं। और इस एमनियोटिक फ्लूइड में हम क्या देखते हैं, क्रोमोसोमल अरेंजमेंट को देख पाते हैं। बातें ध्यान से सुनिएगा, मैंने आपको पहले ही बता दिया है कि भाई आपके एग्जाम में ये बातें पूछी जाएंगी, बाद में आप हमको ना कहिएगा। हम देख पाते हैं क्रोमोसोमल अरेंजमेंट को। तो यहाँ पे हम ये भी तो जान जाएंगे कि ये जो
क्रोमोसोम है ये सही ऑर्डर में लगा है या नहीं लगा है, तो हम यहाँ पे क्या बोल देते हैं भाई, हम इससे क्या जान सकते हैं, जेनेटिक डिसऑर्डर को देख पाते हैं। हम इससे क्या देख पाते हैं, जेनेटिक डिसऑर्डर को। मीन्स यहाँ पे क्या होता है, सारे जीन हमें अच्छे से, सारे क्रोमोसोम हमें अच्छे से दिखते हैं। तो यहाँ पे हम एक बात और भी तो डिटरमाइन कर सकते हैं, क्या सेक्स डिटरमाइन कर सकते हैं। हम क्रोमोसोम ही तो देख रहे हैं, क्रोमोसोम ही तो देख रहे हैं। आप लास्ट वाले चैप्टर में अच्छे से पढ़ के आए होंगे, मेल क्रोमोसोम एंड फीमेल अलग अलग बकायदा। तो हम सेक्स डिटर्मिनेशन कर सकते हैं, हाँ जी बिल्कुल कर सकते हैं। तो लोग यही मिसयूज करते हैं आज के टाइम पे, हमारी सोसाइटी में यही मिसयूज होता है। और हाँ ध्यान रखिएगा एक बात, एमनियोसेंटेसिस के थ्रू हम केवल और केवल जेनेटिक डिसऑर्डर को पता लगा सकते हैं, मॉर्फोलॉजिकली डिसऑर्डर नहीं पता कर सकते, मॉर्फोलॉजिकली डिसऑर्डर नहीं पता कर सकते हैं, केवल जेनेटिकली डिसऑर्डर पता कर सकते हैं। अच्छा ये जो एमनियोसेंटेसिस करते हैं, एमनियोटिक फ्लूइड लेते हैं, ये अच्छा इसका कोई टाइम है कि मतलब इतने से इतने टाइम का हम कर सकते हैं? तो हाँ जी बिल्कुल 15 to 16 वीक का ये फ्लूइड होना चाहिए। 15 to 16 वीक का ये जो फ्लूइड होगा इसमें हम एमनियोसेंटेसिस कर सकते हैं। ओके, बातें समझ में आई? आपको ये बात भी पता चल गई कि क्या हम एमनियोसेंटेसिस में मॉर्फोलॉजिकल डिसऑर्डर को पता कर सकते हैं या नहीं। तो हाँ जी, आपका आंसर सही है, बिल्कुल नहीं। उसके लिए क्या करना होगा, अल्ट्रासाउंड करना होगा। बातें समझ में आई? और यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं, हम जेनेटिक डिसऑर्डर को पता लगा सकते हैं। तो जैसा कि मैंने बताया आपको कि ये इलीगली तरीके से भी यूज़ किया जाता है। यहाँ पे क्या होता है, लोग ये पता करते हैं कि जो चाइल्ड है वो मेल है या फीमेल है। अगर फीमेल है तो अबॉर्ट करा देते हैं। तो ये सारी चीज़ें बहुत गलत होती हैं और इसे सुधारना है। सुधारेगा कौन? जो आगे सोसाइटी बनेगी। आगे सोसाइटी कौन बनाएगा? आप ही लोग बनाओगे। कि हमारी सोसाइटी को चलाने के लिए मेल एंड फीमेल दोनों ज़रूरी हैं। सोसाइटी को रन कराने के लिए मेल एंड फीमेल दोनों ज़रूरी हैं। तो ऐसा नहीं करना है। एमनियोसेंटेसिस ए फीटल सेक्स डिटर्मिनेशन टेस्ट बेस्ड ऑन द क्रोमोसोमल पैटर्न। देख रहे हैं, ए फीटल सेक्स डिटर्मिनेशन टेस्ट बेस्ड ऑन द क्रोमोसोमल पैटर्न इन द एमनियोटिक फ्लूइड सराउंडिंग द डेवलपिंग एम्ब्रियो for sex determination to legally check increasing female foeticide। तो देखिए मैंने आपको बताया ना कि ये बातें कहीं ना कहीं हमारी सोसाइटी में हैं, ये बातें कहीं ना कहीं हमारी सोसाइटी में हैं। कहीं आपने ऐसा सुना है कि मेल फोटिसाइड हो? ऐसा नहीं ना। मैसिव चाइल्ड इम्यूनाइजेशन etc आर सम प्रोग्राम्स दैट मेरिट मेंशन इन द connection. Research on various reproduction related areas are encouraged and supported by governmental and non-governmental agencies to find out new method। तो हाँ, ये न्यू मेथड क्या है जरा देखते हैं। टू इम्प्रूव अपॉन द एग्जिस्टिंग वन। तो यहाँ पे जो नई न्यू कॉन्ट्रासेप्टिव की बात कर रही हूँ मैं, न्यू कॉन्ट्रासेप्टिव, दिस इज अ सहेली। तो यार मैं आपको बताऊँ, इट्स आल्सो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर एग्जाम। सहेली, तो नाम याद रखिएगा, सहेली। सहेली इज अ न्यू कॉन्ट्रासेप्टिव डिवाइस फॉर फीमेल, जो कि कहाँ बनी है, जो कि कहाँ के साइंटिस्ट ने डेवलप की है? सेंट्रल ड्रग रिसर्च इंस्टीट्यूट, डेवलप्ड बाय साइंटिस्ट एट सेंट्रल ड्रग रिसर्च इंस्टीट्यूट, जो कि कहाँ पे सिचुएटेड है? लखनऊ, जो कि कहाँ पे सिचुएटेड है? लखनऊ में। तो यार आपके एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चन जरूर पुटअप किया जाएगा, बिकॉज ऑफ दिस इज अ वेरी वेरी IMP क्वेश्चन, वेरी IMP क्वेश्चन अकॉर्डिंग टू योर बोर्ड। तो यार देखो, मैं आपके बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से बात कर रही हूँ, तो ये क्वेश्चन काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। देखिए यहाँ पे स्टूडेंट मिस्टेक कहाँ पे करते हैं, ज़रा बातें ध्यान से सुनिएगा। बिकॉज ऑफ ये बात जितना जानना ज़रूरी है कि कितना इम्पॉर्टेंट है, उतना ही ज़्यादा ये भी जानना ज़रूरी है कि मिस्टेक कहाँ पे होती है। मिस्टेक लोग यहाँ पे कर देते हैं, स्टूडेंट्स पूरा मतलब अबाउट आइडियल कॉन्ट्रासेप्टिव लिखने लग जाते हैं। तो हमें अबाउट कॉन्ट्रासेप्टिव नहीं लिखना है, आइडियल कॉन्ट्रासेप्टिव के बारे में नहीं लिखना है। हमसे तो यहाँ पे क्या पूछा गया? सहेली के बारे में। ये जो न्यू कॉन्ट्रासेप्टिव डिवाइस है फॉर फीमेल, सहेली के बारे में पूछा गया है यहाँ पे। तो हमें इसके बारे में अलग से पढ़ना है। ओके, तो मैं आपको बातें बताती हूँ। देखिए ये डिवाइस है, ये पहली बात तो नॉन स्टेरॉइडल प्रिपरेशन है सहेली। फर्स्ट पॉइंट, नॉन स्टेरॉइडल प्रिपरेशन। एंड सेकेंड थिंग, इसका साइड इफेक्ट भी बहुत कम है।
इसलिए ये काफ़ी ज़्यादा यूज भी होता है। और दूसरी बात मैं आपको बताऊं कि जो फीमेल्स होती हैं उन्हें वीक में 1 पिल लेनी होती है, बस वीक में 1 पिल लेनी होती है। और क्या होता है, हाई कॉन्ट्रासेप्टिव वैल्यू होती है, हाई कॉन्ट्रासेप्टिव वैल्यू होती है, ज़रा ध्यान दीजिए। तो यहाँ पे इतने पॉइंट्स आपको पता होना चाहिए। सहेली इज अ नॉन स्टेरॉइड पिल। इतनी बातें आपको समझ में आई और ये आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आगे चलते हैं। बेटर अवेयरनेस अबाउट सेक्स रिलेटेड मैटर्स इंक्रीज नंबर ऑफ मेडिकली असिस्टेड डिलीवरीज एंड बेटर पोस्ट नेटल केयर लीडिंग टू डिक्रीज मैटरनल एंड इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट। बेटर अवेयरनेस की वजह से मेडिकली असिस्टेड डिलीवरीज में इंक्रीज आया है, पोस्ट नेटल केयर में इंक्रीज आया है। पोस्ट नेटल केयर में समझ रहे हैं आप, आफ्टर गिविंग बर्थ न्यू वंस, उसके बाद की जो केयर होती है, उसके बाद भी तो केयर की ज़रूरत होती है, उसके बाद की केयर में प्रोग्रेस आया है, इंक्रीज हुआ है। मैटरनल मोर्टेलिटी, इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट्स में डिक्रीज हुआ है। इंक्रीज नंबर ऑफ कपल्स विद स्मॉल फैमिली। तो यार ये तो बहुत अच्छी बात है, ये नंबर भी इंक्रीज हुए हैं। लेकिन मैं वही बात बोल रही हूँ ना कि आंकड़े तो कुछ और ही बोलते हैं। बेटर डिटेक्शन एंड क्योर ऑफ एसटीडीज एंड ओवरऑल इंक्रीज मेडिकल फैसिलिटीज फॉर ऑल सेक्स रिलेटेड प्रॉब्लम्स etc ऑल इंडिकेट्स इम्प्रूव्ड रिप्रोडक्टिव हेल्थ ऑफ सोसाइटी। यहाँ पे इतनी सारी जो बातें देखे, क्या क्या, एक तो डिलीवरीज जो देखे ज़्यादा नंबर में, पोस्ट नेटल केयर अच्छी हो रही है, और क्या हो रहा है, मैटरनल एंड इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट में डिक्रीज आया है, और कपल्स विद स्मॉल फैमिली ये नंबर भी इंक्रीज हुआ है, और स्टडीज सेक्स ट्रांसमिटेड डिजीजेस भी कम हुई हैं, और सेक्स रिलेटेड प्रॉब्लम्स के लिए मतलब फैसिलिटीज़ भी प्रोवाइड करवाई गई हैं। तो यार इसका सबका मतलब कि एक ही सेंस तो आता है, ये सब इंडिकेट्स हैं किसके, कि हमारी सोसाइटी अब रिप्रोडक्टिवली तरीके से इम्प्रूव हो रही है, अच्छी हो रही है। ओके, आगे चलते हैं। एंड नाउ वी आर टॉक टू अबाउट पॉपुलेशन एक्सप्लोजन एंड बर्थ कंट्रोल। तो यार अगर मैं पॉपुलेशन के मतलब एक्सप्लोज होने की बात करूँ, एक्सपेंड होने की बात करूँ, तो बहुत ही ज़्यादा भयंकर तरीके से, एकदम भयंकर तरीके से एक्सप्लोजन हुआ है, बहुत बड़े लेवल पे एक्सपेंड हुआ है। अब खुद ही देखिए यहाँ पे थोड़ा सा ये आंकड़ों पे नज़र डाल लीजिए। यहाँ पे क्या हुआ है कि जब हमारी इंडिपेंडेंस के टाइम पे 1947 की अगर मैं बात करूँ, इन 1947 में हम कितने लोग थे, 315 मिलियन। इतने मतलब कब की बात कर रही हूँ, जब और इंडिपेंडेंस रीच्ड क्लोज, तब हम कितने थे, लगभग 350 मिलियन, लगभग इतने लोग थे। ओके, इन 1947 ईयर याद रखिएगा, 1947 की बात कर रही हूँ। और बात करूँ इसी के 45 से 50 साल बाद की, अगर मैं बात करूँ इसी के बाद 45 से 50 साल आगे जाती हूँ, तब आपको क्या देखने के लिए मिलता है, हम क्रॉस कर चुके हैं 1 बिलियन को। 1 बिलियन कब की, 2000। तो मतलब जैसा कि मैंने बात बताई ना कि पॉपुलेशन का जो एक्सप्लोजन हुआ है बहुत बड़े लेवल पे हुआ, बहुत भयंकर तरीके से हुआ है। नंबर देख रहे हैं तो मतलब यार इसलिए मैं बोल रही हूँ कि ये जो पॉपुलेशन की प्रॉब्लम है ना बहुत बड़े लेवल पे है। तो देख रहे हैं आप, इन्हीं 45 से 50 सालों में इतना ज़्यादा नंबर बढ़ा है। हाँ, उसके बाद कंट्रोल करने की कोशिश की गई, उसके बाद याद है ना 1951 से ढेर सारे प्रोग्राम्स चलाए गए, लेकिन हाँ वो सब एकदम माइनर लेवल पे काम किए हैं, ये नहीं है कि एकदम मार्जिनल तरीके से काम किए हैं। अगर मतलब अच्छे लेवल पे काम किए होते तो ये नंबर थोड़ी होता 1 बिलियन, कुछ नंबर है 1 बिलियन। ओके, द मीन्स ध्यान रखिएगा, ये सिर्फ मैं इंडिया की बात कर रही हूँ, इंडिया की। और उस टाइम पे जब यहाँ पे 350 मिलियन थे अपनी कंट्री में, सिर्फ और सिर्फ इंडिया में, तब पूरे देश में कितने थे, 2 बिलियन, और अकेले इंडिया में 1 बिलियन। तो बातें देख रहे हैं, इट मीन्स एवरी सिक्स पर्सन इन द वर्ल्ड, पूरे वर्ल्ड का एवरी 6th पर्सन, अगर पूरे दुनिया की बात की जाए तो हर छठा इंसान इंडियन है।
जैसा कि मैं आपसे बात करूं मैटरनल मोर्टिलिटी रेट क्या हुआ है, डिक्रीज हुआ है ड्यू टू द मेडिकल फैसिलिटी, ड्यू टू द मेडिकल सपोर्ट। मेडिकल इतना अच्छा, इतनी अच्छी खासी मेडिकल फैसिलिटी है, मेडिकल सपोर्ट इतना अच्छा खासा है कि भाई कोई मरने ही नहीं पाता है। और इन्फेंट मोर्टिलिटी रेट की बात करें तो इंक्रीज हुए जा रहा है। तो अब भाई पॉपुलेशन बढ़ेगी नहीं तो और क्या होगा, well as increase in number of population in reproducible age are probable reason for this। तो भाई जेन्युइन बात है कि पॉपुलेशन बढ़ेगी। क्यों? क्योंकि आप यहाँ पे देख रहे हैं मैटरनल मोर्टिलिटी रेट डिक्रीज हो रहा है, इन्फेंट मोर्टिलिटी रेट इंक्रीज हो रहा है। तो ऑब्वियस बात है। और ये जो हमारा प्रोग्राम था RCH रिप्रोडक्टिव चाइल्ड हेल्थ केयर, इस प्रोग्राम का क्या हुआ, दो वी कुड ब्रिंग डाउन द पॉपुलेशन ग्रोथ रेट, इट वॉज ओनली मार्जिनल। मैंने आपसे बताया ना कि भाई ये सारे प्रोग्राम बहुत ही ज़्यादा अच्छे लेवल पे काम नहीं किए हैं। ओके, तो इतनी ज़्यादा पॉपुलेशन होने की वजह से यही रीज़न है, सच एज अलार्मिंग ग्रोथ रेट कुड लीड टू द एब्सोल्यूट स्कैरसिटी ऑफ इवन द बेसिक रिक्वायरमेंट्स। यहाँ सोचिए इतनी ज़्यादा पॉपुलेशन है कि लोगों की बेसिक रिक्वायरमेंट्स भी नहीं पूरी हो पा रही है, लाइक दैट फूड, शेल्टर एंड क्लॉथिंग। In spite of significant progress made of those areas, therefore the government was forced to take up serious measures to check this population growth rate। तो यार अभी जब कुछ कोरोना काल में जब लॉकडाउन लगा हुआ था तो यहाँ पे तो आपने भी ऑब्जर्व किया होगा कि हाँ भाई कितनी ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही थी, सिर्फ और सिर्फ किस बात की, फूड, शेल्टर और क्लॉथिंग की। मतलब एकदम से गवर्नमेंट भी परेशान हो जा रही थी। तो यार इसीलिए पॉपुलेशन को कम करना ज़रूरी है। ये काफ़ी ज़्यादा सीरियस मैटर है। जैसा कि मैंने बताया ये प्रॉब्लम है पॉपुलेशन वाली, इससे ओवरकम होने के लिए लोगों को स्मॉल फैमिली के लिए मोटिवेट किया गया बाय यूजिंग द वेरियस कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड। गवर्नमेंट ने, हमारे साइंटिस्ट ने इतने सारे कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड भी इसीलिए बनाए हैं। यू माइट हैव सीन एडवर्टाइजमेंट इन द मीडिया एज वेल एज पोस्टर्स। हाँ भाई आपने देखे होंगे, हम दो हमारे दो। ओके, पोस्टर्स ऐसे दीवालों में बड़े बड़े पोस्टर्स लगे होते हैं, छोटी फैमिली देके उसमें ऐड किया रहता है, छोटा परिवार सुखी परिवार, छोटा परिवार खुशी परिवार, हम दो हमारे दो, ऐसे टाइप में स्लोगन भी यूज किए गए हैं। शोइंग द हैप्पी कपल्स विद द चिल्ड्रंस विद द स्लोगन हम दो हमारे दो। We too, our too many couples, mostly the young Arabian working ones, have in adopted and one child norm। और गवर्नमेंट ने इसीलिए मेल की जो मतलब मैरिज की, शादी की जो एज है वो मेल की 21 निर्धारित की है और फीमेल की 18 ईयर्स पे शादी करनी चाहिए। मैरिजेबल एज इतनी होनी चाहिए। एंड इंडिकेट गिवन द कपल विद स्मॉल फैमिली, okay, are two of the other measures taken that tackle this problem। Let us describe some of the commonly used contraceptive method which help prevent unwanted pregnancy। तो यहाँ पे जो कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड की बात की गई, ये अनवांटेड प्रेगनेंसी से भी प्रिवेंट करता है। एन आइडियल कॉन्ट्रासेप्टिव शुड बी यूजर फ्रेंडली, इजिली अवेलेबल। मतलब इतने ज़्यादा ऐड कर दिए गए हैं इसके कि मतलब इजली अवेलेबल हो जाए, इफेक्टिव है और रिवर्सिबल विद नो, मतलब कि इसका कोई साइड इफेक्ट नहीं है, लीस्ट साइड इफेक्ट। रिवर्सिबल मीन्स इसका इफेक्टिव है, मतलब इसका अच्छा खासा इफेक्ट है, और रिवर्सिबल मीन्स स्टेराइल ना बना दे। ए वाइड रेंज ऑफ कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड आर प्रेजेंटली अवेलेबल विच कुड बी broadly grouped into the following categories, namely natural, traditional, barrier, IUDs, ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव, इंजेक्टेबल्स, इम्प्लांट्स, सर्जिकल मेथड्स। तो इतने ज़्यादा नंबर में, इतने ज़्यादा तरीके के कॉन्ट्रासेप्टिव अवेलेबल हैं सोसाइटी में। अगर हम बात करें नेचुरल मेथड की प्रेगनेंसी को प्रिवेंट करने के लिए, नेचुरल मेथड में अगर बात करें तो वर्क ऑन द प्रिंसिपल ऑफ अवॉइडिंग चांस ऑफ ओवम एंड स्पर्म मीटिंग। तो यहाँ पे सबसे ज़्यादा नेचुरल मेथड में यही करना होगा कि ओवा और स्पर्म की मीटिंग ना हो पाए, तो ऑब्वियसली प्रेगनेंसी लीड होगी ही नहीं। पीरियोडिक एब्सटेंसेस, तो यहाँ पे देखिए क्या होगा, इन इज वन सच मेथड इन विच कपल्स अवॉइड और अब्सेंस फ्रॉम क्वाइट्स फ्रॉम 10 to 17th डेज। मतलब 10 से लेके 17 दिन, एज वी नो 14th डे,
मतलब कि मेंस्ट्रुअल के बाद 14th डे पे एज वी नो क्या होता है, ओव्यूलेशन होता है। लास्ट चैप्टर में हम पढ़ के आए हैं, हाँ जी बिल्कुल पढ़ के आए हैं। मेंस्ट्रुअल के बाद 14th डे पे ओव्यूलेशन होता है। तो मोस्ट फर्टाइल पीरियड कब होता है, 10 से लेके 17 दिन तक, 10 से लेके 17th डे तक, डेज तक क्या होता है, मोस्ट फर्टाइल पीरियड होता है, सबसे ज्यादा फर्टाइल पीरियड होता है। तो यहाँ पे क्या करना होगा, क्वाइट्स को अवॉइड करना होगा। क्वाइट्स को अवॉइड किया जाएगा तो ओवा एंड स्पर्म मीटिंग नहीं कर पाएंगे, तो प्रेगनेंसी लीड होगी ही नहीं। बातें समझ में आ रही हैं, हाँ जी बिल्कुल आनी चाहिए। ओके, ऑफ द मेंस्ट्रुअल साइकिल व्हेन ओव्यूलेशन कुड एक्सपेक्टेड, तो मतलब ये 10 से 17 दिन तक क्या होता है कि ऐसा एक्सपेक्टेड होता है कि ओव्यूलेशन होगा। तो जैसा कि हमने पढ़ा था 14th डे पे होता है, तो सबसे ज्यादा एक्सपेक्टेड टाइम कब होता है, ये टाइम होता है, जैसा कि आप यहाँ पे देख रहे हैं। एज चांसेस ऑफ फर्टिलाइजेशन आर वेरी हाई ड्यूरिंग द दिस पीरियड, जैसा कि मैंने बताया। और दूसरा मेथड क्या, नेचुरल मेथड की यहाँ पे बात हो रही है, ध्यान रखिएगा, नेचुरल मेथड की बात हो रही है। विड्रॉ की बात हो रही है यहाँ पे, विड्रॉल और क्वाइट्स इंटरप्टेड, देयरफॉर बाय अब्स्टेनिंग फ्रॉम क्वाइट्स ड्यूरिंग द पीरियड कंसेप्शन कुड बी प्रिवेंटेड, जैसा कि मैंने यहाँ पे बताया। सेकेंड मेथड क्या है, विड्रॉल एंड क्वाइट्स इंटरप्शन इज अनदर मेथड इन विच द मेल पार्टनर विड्रॉ हिज पेनिस फ्रॉम द वेजाइना जस्ट बिफोर इजैकुलेशन। इजैकुलेशन के जस्ट पहले मेल पार्टनर को पेनिस को विड्रॉ करना है फ्रॉम वेजाइना, सो एज अवॉइड इंसेमिनेशन, यहाँ पे भी इंसेमिनेशन अवॉइड हो जाएगा। एंड थर्ड मेथड की बात करूँ, नेचुरल मेथड की यहाँ पे बात हो रही है। फर्स्ट मेथड हम पढ़ चुके हैं, 10 से लेके 17th डे, दिस इज अ मोस्ट फर्टाइल पीरियड। तो यहाँ पे क्वाइट्स अवॉइड करना है, क्वाइट्स को अवॉइड करना है, बातें समझ में आ रही है। एंड विड्रॉल कंडीशन हम पढ़ चुके हैं, विड्रॉल वाला मेथड हम पढ़ चुके हैं। तो थर्ड मेथड हम क्या पढ़ते हैं, लैक्टेशनल अम्यूनेरिया, अब्सेंस ऑफ मेंस्ट्रुएशन का यहाँ पे अब्सेंस होता है। एज वी नो आफ्टर गिविंग बर्थ ए न्यू वंस प्रोलैक्टिन हार्मोन का होता है, प्रोलैक्टिन अमाउंट बॉडी में बहुत ज़्यादा होता है। एज वी नो, मैंने आपको क्या बताया कि एज वी नो आफ्टर गिविंग अ बर्थ कोई भी फीमेल हो 6 मंथ तक मेंस्ट्रुअल नहीं होता है, हाँ जी बिल्कुल नहीं होता है। ऐसा क्यों होता है, तो मैंने आपको बताया है कि प्रोलैक्टिन हार्मोन, बेबी को फीडिंग कराना होता है ना, तो यहाँ पे क्या होता है, प्रोलैक्टिन हार्मोन का अमाउंट जो है, प्रोलैक्टिन हार्मोन का अमाउंट बॉडी में बहुत ही ज़्यादा होता है, एक्सट्रीम लेवल पे होता है। तो जिसकी वजह से क्या होता है, ये 3 हार्मोन GnRH, FSH, LH, ये 3 हार्मोन फीमेल की बॉडी में नहीं होते हैं। ओके, ये 3 हार्मोन होते हैं अब्सेंस। तो जिसकी वजह से 6 से लेके 7 मंथ तक मेंस्ट्रुअल नहीं होता है, मीन्स ओव्यूलेशन नहीं होता है। एब्सेंस ऑफ मेंस्ट्रुएशन मेथड इज बेस्ड ऑन द फैक्ट दैट ओव्यूलेशन एंड देयरबाय द साइकिल डू नॉट अकर ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ इंटेंस लैक्टेशन फॉलोइंग पार्चुरेशन। तो मैंने आपको बताया ना कि भाई यहाँ पे प्रोलैक्टिन जो होता है इस टाइम पे पीक लेवल पे होता है, बॉडी में बहुत ज़्यादा इसका अमाउंट हाई होता है। तो GnRH, FSH, LH ये जो है अब्सेंट हो जाता है बॉडी में। तो क्या होता है कि मेंस्ट्रुएशन नहीं होता है, तो कॉमन सेंस की बात है कि ओव्यूलेशन भी नहीं होगा। देयरफॉर एज लॉन्ग एज द मदर ब्रेस्ट फीड द चाइल्ड फुली चांस टू कंसेप्शन आर ऑलमोस्ट नील। तो यहाँ पे ये सारे चांसेस नील हैं। हाउएवर दिस मेथड हैज बीन रिपोर्टेड टू बी इफेक्टिव ओनली अप टू मैक्सिमम पीरियड ऑफ 6 मंथ फॉलोइंग पार्चुरेशन। अगर कोई फीमेल पार्चुरेशन करा रही है तो यहाँ पे एकदम से, मतलब प्रेगनेंसी के चांसेस एकदम से नील हैं, रिप्रोडक्शन के चांसेस एकदम से नील हैं, बिकॉज ऑफ ओव्यूलेशन तो हो ही नहीं रहा है। ओके, एज नो मेडिसिन और डिवाइसेज आर यूज इन दिस मेथड। तो यहाँ पे ना कोई मेडिसिन यूज हो रही है, ना कोई डिवाइस, ना कोई कॉन्ट्रासेप्टिव डिवाइस यूज हो रही है इन दिस मेथड। साइड इफेक्ट तो भाई है ही नहीं, साइड इफेक्ट की कोई बात ही ना करें। और फेलियर की बात करें, हाँ यहाँ पे ये जो फर्स्ट चांस आप देखें, सेकेंड चांस देखें आप, तो यहाँ पे मे भी फेल हो जाए, लेकिन थर्ड चांस में कोई फेलियर की चांसेस है बिल्कुल नहीं।
साइड इफेक्ट तो है ही नहीं कोई। दिस मेथड आर आल्सो हाई। पे हम नेचुरल मेथड कितने देखे, 3 देखे। अब हम आते हैं, अगर हम बैरियर के बारे में बात करें या फिर किसी मेथड के बारे में बात करें, बैरियर मेथड के बारे में बात, अगर हम ओवम एंड स्पर्म को प्रिवेंट करें मीटिंग से, in barrier method ovum and sperm are prevent from physically meeting with the help of barrier। तो फर्स्ट ऑफ ऑल जिसका नाम आता है दिस इज कॉन्डोम। सच मेथड इज अवेलेबल फॉर बोथ मेल एंड फीमेल कॉन्डोम्स। आप अपनी बुक में डायग्राम है देख सकते हैं। आर बैरियर मेड ऑफ थिन रबर लैक्टेस शीट, जो कि किसकी बनी होती है, लैक्टेस शीट की बनी होती है, जो कि मेल एंड फीमेल बोथ के लिए अवेलेबल है, जो जिसका ना कोई साइड इफेक्ट है और इफेक्टिव भी काफ़ी ज़्यादा है। that are used to cover the penis in the male and vagina and cervix in the female just before coitus, so that the ejaculate semen would not be enter in the female reproductive tract. This prevent can be conception. Nirodh is a popular brand of condom. तो इसके ये तो निरोध इज अ ब्रांड, ओके, ये पॉपुलर ब्रांड की बात कर रही हूँ, ओके। एज वी नो, आप अपनी बुक के डायग्राम में देख सकते हैं, ओके। आगे चलते हैं एंड यहाँ पे क्या देखते हैं, डायफ्राम, सर्वाइकल कैप्स, वॉल्ट्स आर आल्सो बैरियर मेड ऑफ रबर आर इंसर्टेड इनटू द फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट, जो कि किसके लिए होता है, फीमेल्स के लिए होता है, विच इज कवर द सर्विक्स ड्यूरिंग क्वाइट्स के दौरान सर्विक्स को कवर करता है। दे प्रिवेंट कंसेप्शन बाय ब्लॉकिंग द एंट्री ऑफ स्पर्म, जैसा कि आपको पता है इसी के लिए होता है, थ्रू द सर्विक्स। दे आर रीयूजेबल, यहाँ पे आप जैसा कि देख रहे हैं ये रीयूजेबल भी होता है, फीमेल्स यूज करने के बाद यूज करके इसे वॉश करके वापस से यूज कर सकती हैं। इसमें क्या होता है, ये जो स्पर्मिसाइडियल क्रीम होती हैं, स्पर्मिसाइडियल क्रीम, तो यहाँ पे आपको एक बात और समझ में आ रही है कि स्पर्मिसाइडियल, इसमें क्या होता है, ये जो क्रीम होती हैं ये क्या करती हैं, इसमें ऐसे ऐसे स्पर्मिसाइडियल केमिकल होते हैं जो कि स्पर्म को किल करते हैं, स्पर्मिसाइडियल केमिकल जो कि क्या करते हैं, स्पर्म को किल करते हैं। जेलीज एंड फॉर्म्स आर यूजुअली यूज्ड अलोंग विद दिस बैरियर टू इंक्रीज देयर कॉन्ट्रासेप्टिव इफिशियंसी, ओके। Another effective and popular method is the intrauterine device, जिसे हम क्या बोल रहे हैं, IUD बोल रहे हैं। This is also for female। तो अभी तक तो हम किसकी बात की, वैरियर की बात की, जिसमें हम क्या क्या देखे, कॉन्डोम देखे, डायफ्राम देखे, सर्वाइकल कैप्स देखे, वॉल्ट्स देखे, स्पर्मिसाइडियल क्रीम देखे हम, जेलीज देखे और फॉर्म्स देखे। अब हम क्या बात करते हैं, इंट्रायूटेराइन डिवाइसेस के बारे में बात करते हैं, जिसे हम क्या बोल रहे हैं, आईयूडीज बोल रहे हैं। ये डिवाइसेस फॉर फीमेल होती हैं और वेजाइना के थ्रू यूटेरस में इंटर की जाती हैं, तो इसके लिए एक्सपर्ट्स की ज़रूरत होती है, डॉक्टर नर्सेस की ज़रूरत होती है। इसे ये खुद से नहीं अप्लाई किया जाता है। दीज इंट्रा यूटेरस डिवाइसेस आर प्रेजेंटली अवेलेबल एज द नॉन मेडिसिएट, जिसे हम लिपेज लूप बोल रहे हैं। इसमें क्या होता है, स्पर्मिसाइडियल केमिकल होते हैं जो कि स्पर्म को किल कर देते हैं। कॉपर रिलीजिंग आयोडीज CUT, CU7, मल्टीलोड 357 and the hormones releasing iodines progesterone, LNG20 iodines increases phagocytes। यहाँ पे ये जो आप देख रहे हैं इसमें क्या होता है, ये डेली रिलीज होते हैं phagocytes of sperm within the uterus and copper ion release supers sperm motility। तो यहाँ पे ये क्या करते हैं, ये स्पर्म की मोटेलिटी को कम कर देते हैं एंड फर्टिलाइजिंग कैपेसिटी ऑफ स्पर्म की मोटिलिटी को कम करते हैं, एज वेल एज स्पर्म की जो फर्टिलाइजिंग कैपेसिटी होती है उसे भी कम कर देते हैं, ओके। यहाँ पे ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आयोडीज इन एडिशन मेक द यूटेरस अनसूटेबल फॉर इम्प्लांटेशन। तो पहली बात तो ये इम्प्लांटेशन नहीं होने देगा। एंड द सर्विक्स हॉस्टाइल टू द स्पर्म, तो सर्विक्स को भी हॉस्टाइल कर देगा, स्पर्म सर्विक्स से ऊपर नहीं जा पाएगा, ध्यान रखिएगा। तो आयोडीज, ये जो आयोडीज है ये भी काफ़ी ज़्यादा अच्छा कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड है विदाउट एनी साइड इफ़ेक्ट्स। लेकिन हाँ, इसके लिए डॉक्टर एंड नर्सेस की, एक्सपर्ट्स की ज़रूरत होगी। आयोडीज आर आइडियल कॉन्ट्रासेप्टिव फॉर द फीमेल्स, ध्यान रखिएगा। देखिए यहाँ पे क्या हो रहा है, फर्स्ट ऑफ ऑल जो स्पर्म जो है वो पहली बात तो सर्विक्स के ऊपर नहीं जा पाएगा, सर्विक्स से ऊपर नहीं जाएगा, और अगर गया भी तो ये आयोडीज जो है, ये आयोडीज मतलब यूटेरस का पूरा
एरिया ऐसा बना देगा कि वहाँ पे इम्प्लांटेशन होगी ही नहीं। ओके, ये सारी बातें किसके लिए हैं? प्रेगनेंसी को प्रिवेंट करने के लिए। ओके, स्पर्म एंड ओवा को मीटिंग से प्रिवेंट करने के लिए, स्पर्म एंड ओवा मीट ना कर पाए। हु वांट टू डिले प्रेगनेंसी एंड द स्पेस चिल्ड्रन, इट इज वंस ऑफ द मोस्ट वाइडली एक्सेप्टेड मेथड कॉन्ट्रासेप्शन इन द इंडिया। ओके, बातें समझ में आई? अगर हम यहाँ पे ओरल एडमिनिस्ट्रेशन की बात करें, ओरल एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ स्मॉल डोजेस आइदर प्रोजेस्ट्रॉन और प्रोजेस्ट्रॉन एस्ट्रोजन, तो यहाँ पे क्या होगा? पिल्स होती हैं। अगर हम ओरल की बात करें तो यहाँ पे ये जो पिल्स होती हैं, एक तो प्रोजेस्ट्रॉन के फॉर्म में होती हैं और दूसरी क्या होते हैं? प्रोजेस्ट्रॉन और एस्ट्रोजन का पूरा कॉम्बो होती हैं। इन अनदर कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड यूज्ड बाय फीमेल्स, ये भी बाय द फीमेल्स, ये भी फीमेल्स ही यूज करती हैं। दे आर यूज्ड इन द फॉर्म ऑफ टैबलेट्स एंड हेंस आर पॉपुलरली कॉल्ड पिल्स। एज वी नो मेंस्ट्रुअल 5 डेज का होता है, तो 5 डेज पे अगर ये पिल्स लेना, जिस फीमेल ने ये पिल्स लेना स्टार्ट कर दी हैं, तो उन्हें पूरे 21 दिन तक ये पिल्स लेनी होगी। और 7th डे पे क्या हो जाएगा? फिर से मेंस्ट्रुअल स्टार्ट हो जाएगा। बातें समझ में आ रही हैं? ओके, आनी चाहिए। देखिए यहाँ पे क्या लिखा गया, पिल्स हैव टू बी टेकन डेली फॉर पीरियड ऑफ 21 डेज स्टार्टिंग प्रिफरली विद इन द फर्स्ट 5 डेज। अगर ये जो 5 डे है मेंस्ट्रुअल का, इसके अगर पहले दिन में पिल्स लेना स्टार्ट कर दी हैं आपने, तो क्या होगा? अगर फीमेल ने पिल्स लेना फर्स्ट डे पे स्टार्ट कर दिया तो 21 दिन पूरे के पूरे पिल्स लेनी होंगी of the menstrual cycle after a gap of 7 days during which menstruals occur। तो यहाँ पे ये जो 7 दिन का गैप होगा, इसमें मेंस्ट्रुअल हो जाएगा। ओके, इट हैज़ टू बी रिपीटेड इन द, तो वही सारी चीज़ें चलती रहेंगी 7th डे पे। जैसा कि मैंने बताया, जो 7 दिन का गैप हुआ है, इसमें मेंस्ट्रुअल होगा और फिर उसके बाद फिर से 21 दिन पे पिल्स, पूरे 21 दिन पिल्स लेनी होंगी, फिर से वही 7th डे मेंस्ट्रुअल। ये प्रोसेस मतलब लगातार रखना होगा पूरा। और ये पिल्स जैसा कि मैंने बताया 2 फॉर्म में आती हैं, एक तो अकेले प्रोजेस्ट्रॉन वाली और प्रोजेस्ट्रॉन एस्ट्रोजन दोनों वाली। ओके, और यहाँ पे जैसा कि ये पिल्स तो देख रहे हैं आप, पूरे 21 डेज लेनी पड़ रही हैं, लेकिन कुछ पिल्स ऐसी भी होती हैं जो कि वीक में एक बार लेनी होती है। लाइक दैट सहेली पिल्स आर वेरी इफेक्टिव विद लेसर साइड इफेक्ट and are well accepted by the females. Saheli, the new oral contraceptive for females, contain a non-steroidal preparation. Okay, it is a once a week pills with very few side effect and high contraceptive value। तो मैंने आपको ये जो सहेली वाली पिल्स है, सहेली वाली मतलब ये जो पिल्स है जो कि सहेली के नाम से, इसके बारे में तो मैंने आपको पूरी जानकारी दे दी है ना। प्रोजेस्ट्रॉन एलोन और कम्बिनेशन विद द एस्ट्रोजन, तो ये बात भी आपको पता है, प्रोजेस्ट्रॉन में भी अकेले हो सकता है या फिर इसका कॉम्बो हो सकता है, प्रोजेस्ट्रॉन विद एस्ट्रोजन। ऑल्सो बी यूज्ड बाय द फीमेल एज इंजेक्शन। तो अभी तक आपने क्या देखा था? अभी तक हम ले रहे थे पिल्स के फॉर्म में, है ना, एज अ टैबलेट ली जा रही थी। यही प्रोजेस्ट्रॉन एस्ट्रोजन, एक तो मे बी प्रोजेस्ट्रॉन अकेला हो और मे बी प्रोजेस्ट्रॉन प्लस एस्ट्रोजन हो, ये दोनों। ओके, तो इनका इंजेक्शन भी आता है। ये प्रोजेस्ट्रॉन अकेला इंजेक्शन के फॉर्म में आता है, ये प्रोजेस्ट्रॉन एस्ट्रोजन जिसमें इन दोनों का कॉम्बो है, ये भी एज अ इंजेक्शन आता है। ओके, और किस फॉर्म में आता है? इम्प्लांटेशन के रूप में भी आता है। इसको स्किन के नीचे इम्प्लांट करवा लिया जाता है। ओके, आप अपनी बुक के डायग्राम में देख सकते हो, 4.3। तो यहाँ पे आप जो देख रहे हैं, फिर चाहे पिल्स हो, चाहे इंजेक्शन हो, चाहे इम्प्लांटेशन हो, सबका काम क्या है? एक ही है, सबका काम एक ही है। ओके, सपोज फर्टिलाइजेशन हो चुका है, क्या हो चुका है? फर्टिलाइजेशन हो चुका है, लेकिन अभी क्या है कि प्रेगनेंसी को प्रिवेंट करना है, तो उसके लिए क्या यूज़ किया जाएगा? आयोडीज। तो यहाँ पे क्या होगा? आयोडीज। तो यहाँ पे क्या होगा? देखिए, अब फर्टिलाइजेशन तो हो चुका है, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे कि हम इम्प्लांटेशन ही नहीं होने देंगे।
यहाँ पे हम क्या करेंगे कि इम्प्लांटेशन नहीं होने देंगे। तो आपने तो पढ़ा ही था कि यहाँ पे इसको यूज़ करिए, इम्प्लांटेशन नहीं होगी, लेकिन कितने टाइम के लिए, 72 आवर। 72 आवर ऑफ क्वाइट्स ओके हैव बीन फाउंड टू बी वेरी इफेक्टिव एंड इमरजेंसी कॉन्ट्रासेप्टिव। इसे हम क्या बोलते हैं, इमरजेंसी कॉन्ट्रासेप्टिव। ओके, बातें ध्यान रखिएगा। आगे हम बात करते हैं सर्जिकल मेथड के बारे में, जिसे हम और किस नाम से जानते हैं, स्टेरिलाइजेशन के नाम से जानते हैं। ये बोथ पार्टनर मेल एंड फीमेल बोथ के लिए है, एज वी नो। यहाँ पे क्या होता है, एज अ टर्मिनल मेथड टू प्रिवेंट एनी मोर प्रेगनेंसीज ओके। लेकिन हाँ ध्यान रखिएगा, इसके बाद अगर कोई चाहता भी है प्रेगनेंसी के लिए तो नहीं होगी, जैसा कि इसका नाम ही दिया गया है क्या, स्टेरिलाइजेशन। मतलब स्टेराइल हो गया, मेल या फीमेल कोई भी हो, स्टेराइल हो गया, इसके बाद प्रेगनेंसी एकदम से नहीं होगी। ओके, बातें ध्यान रखिएगा। अगर हाँ ये बातें आपसे एग्जाम में पूछी जाएंगी। ओके, सर्जिकल इन्वेंशन ब्लॉक्स गैमिट, यहाँ पे गैमिट को पूरी तरीके से ब्लॉक कर दिया जा रहा है। ओके, सर्जिकल इन्वेंशन ब्लॉक्स गैमिट ट्रांसपोर्ट एंड देयर बाय प्रिवेंट कंसेप्शन। स्टेरिलाइजेशन प्रोसीजर इन द मेल इज कॉल्ड वैसेक्टोमी। इस प्रोसीजर को हम मेल में क्या बोलते हैं, वैसेक्टोमी बोलते हैं। यहाँ पे एक्चुअली होता क्या है, जो वॉश डिफरेंस होती है। देखो यार, चैप्टर नंबर थर्ड में ये सारी बातें मैंने आपको अच्छे से बताई हैं। आपको पता होना चाहिए कि वॉश डिफरेंस मेल में होगा या फीमेल में होगा। यार ये सब कॉमन बातें हैं। ओके, कॉमन बातें हैं, तो आपको पता होना चाहिए, ये सारी बातें बताने की जरूरत नहीं होनी चाहिए। ओके, तो क्या होता है, जो वॉश डिफरेंस होती है, आप डायग्राम में देख सकते हो, आपकी बुक में डायग्राम एकदम बेल डायग्राम दिया गया है, वहां पे आप देख सकते हैं वॉश डिफरेंस को कट करके यूं करके मोड़ दिया गया। ओके, अगर आप डायग्राम में देख रहे हो, कट करके उसे टाइट कर दिया गया, मीन्स बांध दिया गया, कट करके टाइट कर दिया गया है। तो यहाँ पे क्या होगा, जो स्पर्म होगा वो ट्रांसफर नहीं कर पाएगा। ओके, स्पर्म। और वहीं पे अगर हम बात करें फीमेल में क्या होगा, फीमेल में फेलोपियन जो ट्यूब है, फेलोपियन ट्यूब को कट करके उसे टाइट कर दिया जाएगा। तो इस यहाँ फीमेल बॉडी में हम क्या बोलेंगे, इसे ट्यूबेक्टोमी। एक वैसेक्टोमी एंड ट्यूबेक्टोमी। ओके, इन वैसेक्टोमी ए स्मॉल पार्ट ऑफ वॉश डिफरेंस, जैसा कि मैंने आपको बताया, वॉश डिफरेंस इज रिमूव्ड आर टाइड अप थ्रू ए स्मॉल इंसिजन ऑन द स्क्रोटम। ओके, और वहीं पे अगर हम ट्यूबेक्टोमी की बात कर लें तो यहाँ पे फेलोपियन ट्यूब इज रिमूव्ड और टाइड अप थ्रू ए स्मॉल इंसिजन इन द एब्डोमेन थ्रू द वेजाइना। तो यार ये सारी बातें कुछ कॉमन सी बातें हैं, जो कि आपको होप है समझ में आ गई होंगी। आपके बुक में डायग्राम दिया गया, आप डायग्राम देख सकते हो। बातें समझ में आई, वैसेक्टोमी, ट्यूबेक्टोमी। हाँ, यहाँ पे एक बात ध्यान रखिएगा, इसके बाद से स्टेरिलाइजेशन के बाद से ह्यूमन मीन्स चाहे वो मेल हो या फीमेल हो, पूरी तरीके से स्टेराइल हो जाएगा। बातें समझ में आ रही हैं, वो पूरी तरीके से स्टेराइल हो जाएगा। फिर उसके बाद से प्रेगनेंसी लीड होगी जी, बिल्कुल नहीं होगी। ओके, तो इसके लिए हमें क्वालिफाइड मेडिकल प्रोफेशनल्स की ज़रूरत होगी, एक्सपीरियंस होल्डर डॉक्टर्स की ज़रूरत होगी। ओके, तो इसे जो है ये काफ़ी मतलब हाँ सेफ तो है, एज वेल एज इसे जो है प्रोफेशनल्स के थ्रू ही करवाएं। आगे चल ओके, एंड नाउ वी आर टॉक टू अबाउट मेडिकल ट्रांसमिशन ऑफ प्रेगनेंसीज, जिसे हम क्या बोल रहे हैं, एमटीपी। तो एमटीपी क्या है, एमटीपी मैं फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आपको बताऊं कि हमारी जो इंडियन गवर्नमेंट है एमटीपी को लीगलाइज्ड की है। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया लीगलाइज्ड एमटीपी इन 1971। क्यों लीगलाइज्ड की है उसके बारे में आगे बात करते हैं, लेकिन उससे पहले मैं आपको बता दूं कि एमटीपी सबसे ज़्यादा सेफ कब है, एमटीपी कराना सबसे ज़्यादा सेफ कब है। तो मैं आपको बताऊं कि फर्स्ट ट्राइमेस्टर में, अगर आप फर्स्ट ट्राइमेस्टर में एमटीपी कराते हो तो विदाउट एनी कॉम्प्लिकेशन, यहाँ पे कोई भी कॉम्प्लिकेशन नहीं है। लेकिन अगर आप सेकेंड ट्राइमेस्टर में कराते हो, सेकेंड ट्राइमेस्टर मीन्स समझ रहे हो, एक ट्राइमेस्टर मीन्स 12 वीक, एक ट्राइमेस्टर मीन्स 12 वीक। ओके, तो अगर आप सेकेंड ट्राइमेस्टर में एमटीपी कराते हो
तो यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा कॉम्प्लिकेशंस हैं। और वहीं पे अगर आप थर्ड ट्राइमेस्टर में कराते हो तो इट्स अ वेरी वेरी रिस्की। इसीलिए फीमेल को पहले ये सारी बातें जान लेनी चाहिए। जैसा कि मैंने आपको बताया, एमनियोसेंटेसिस में सारे जेनेटिकल डिसऑर्डर पता चल जाएंगे, अल्ट्रासाउंड में सारे फिजिकल डिसऑर्डर पता चल जाएंगे, इतनी सारी फैसिलिटी है। तो इसीलिए मतलब फर्स्ट ट्राइमेस्टर तक सारी बातें क्लियर कर लेनी चाहिए। ओके, तो इसीलिए गवर्नमेंट ने, मैंने आपको बताया ना कि क्या होता है कि फर्स्ट थिंग, जैसे मैंने आपसे कहा कि गवर्नमेंट ने इसे लीगलाइज्ड क्यों किया एमटीपी को। तो फर्स्ट थिंग क्या होता है कि कभी कभी ऐसा होता है कि जो फीमेल होती है, जो मदर होती है, तो वहाँ पे क्या होता है, काफ़ी ज़्यादा रिस्क होती हैं किसकी लाइफ के लिए, मदर की लाइफ के लिए। द कंटिन्यूशन ऑफ द प्रेगनेंसी वुड इन्वॉल्व ए रिस्क टू द लाइफ ऑफ द प्रेग्नेंट वुमेन और ग्रेव इंजरी फिजिकल और मेंटल हेल्थ। तो ऐसी कंडीशन में एमटीपी कराई जा सकती है। ओके, एंड सेकेंड कंडीशन की बात करूँ तो जो न्यू फीटस होगा, उसमें सपोज कोई जेनेटिकल डिसऑर्डर है, फिजिकल डिसऑर्डर है, या फिर सीरियसली हैंडीकैप होगा, ऐसी अगर कोई प्रॉब्लम होती है तो एमटीपी ऑब्वियसली कराई जा सकती है, लीगलाइज्ड है। ओके, और कब कब ये सेफ है, फर्स्ट ट्राइमेस्टर एंड सेकेंड ट्राइमेस्टर या थर्ड ट्राइमेस्टर में जाके ये काफ़ी ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड हो जाती है, काफ़ी ज़्यादा रिस्की हो जाती है। ओके, बातें समझ में आई आपको? आगे पढ़ते हैं सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिजीजेस के बारे में पढ़ते हैं। ओके, तो मैं आपको बताऊं सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिजीजेस जैसे कि हेपेटाइटिस बी हो गई, HIV हो गई, ये सारी जो डिजीजेस हैं ये क्यों होती हैं। तो मैं आपको बताऊं अनसेफ सेक्सुअल एक्टिविटी, मल्टीपल पार्टनर, या फिर मोस्टली दोज पीपल आर इन्फेक्टेड, उनके साथ मतलब कि सेक्सुअल एक्टिविटी या फिर उनके मल्टीपल पार्टनर की वजह से ये सारी डिजीजेस कॉज होती हैं। ओके, बातें समझ में आई? Diseases are infection which are transmitted through the sexual intercourse are collectively called sexually transmitted diseases, STD। क्या बोलते हैं? STD। ओके, और वर्नल डिजीजेस, VD। तो मैं आपको बताऊं कि रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट इन्फेक्शन, RTI, गोनेडोएरिया, सिफिलिस, जेनाइटल herpes, तो ये सारी जो डिजीजेस हैं इंटरकोर्स के दौरान ही नहीं, कुछ ऐसी डिजीजेज हैं जो कि इंस्ट्रूमेंट्स के थ्रू भी स्प्रेड होती हैं। कुछ डिजीज ऐसी हैं जो कि इंस्ट्रूमेंट्स के थ्रू भी स्प्रेड होती हैं, लाइक दैट हेपेटाइटिस बी, HIV कैन आल्सो बी ट्रांसमिटेड बाय शेयरिंग इंजेक्शन नीडल्स, सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट्स। तो यहाँ पे ये सारी डिजीज इसके थ्रू भी, या फिर ट्रांसफ्यूजन ऑफ ब्लड विद इन्फेक्टेड पर्सन। ओके, और फ्रॉम एन इन्फेक्टेड मदर टू बी फीटस। अगर कोई मदर है, कोई माँ है जो कि कैसी है, मदर कैसी है, इन्फेक्टेड है, और उसका जो फीटस आएगा, उसका जो न्यूबॉर्न बेबी होगा वो भी इन्फेक्टेड होगा सेम डिजीज से। ओके, मैं किसकी बात कर रही हूँ? हेपेटाइटिस बी एंड HIV की बात कर रही हूँ। ओके, और जो बाकी सारी डिजीजेज हैं वो सब आप देख चुके हैं। और अगर मैं इस एज ग्रुप की बात करूं तो 15 टू 24 ईयर। ओके, तो इसीलिए शायद आपको पढ़ाया जा रहा है। लेकिन हाँ, आप पैनिक मत होइए। ओके, यहाँ पे ये सारी डिजीजेस स्प्रेड कब होती हैं? मैंने आपको बताया ना, अनसेफ सेक्सुअल एक्टिविटी, मल्टीपल पार्टनर्स, तो ऐसा आपको बिल्कुल करना ही नहीं है। अवॉइड सेक्स विद अननोन पार्टनर्स। ओके, मल्टीपल पार्टनर, ये सारी चीज़ें अवॉइड करनी है। ऑलवेज यूज कंडोम ड्यूरिंग फाइट्स। ओके, इन केस ऑफ डाउट आपको जो है प्रोफेशनल्स के पास जाना चाहिए, एक्सपीरियंस होल्डर डॉक्टर्स के पास जाना चाहिए। ओके, अब हम किसके बारे में बात करते हैं? इनफर्टिलिटी। डिस्कशन और रिप्रोडक्टिव हेल्थ इज इनकम्प्लीट विदाउट मेंशन ऑफ इनफर्टिलिटी। तो देखिए, अगर कोई ऐसा है जो इनफर्टाइल है, इट मीन्स वो सेक्सुअली हेल्दी है, नहीं है। ए लार्ज नंबर ऑफ कपल ऑल ओवर द वर्ल्ड इंक्लूडिंग इंडिया और इनफर्टाइल। अगर हम पूरे वर्ल्ड की बात कर लें या फिर अकेले इंडिया की बात कर लें तो यहाँ पे इनफर्टाइल लोग देखने के लिए मिलेंगे। इनफर्टाइल मीन्स समझ रहे हैं आप? हाँ, तो जी बिल्कुल, मैं आपको बता देती हूँ। अनेबल टू प्रोड्यूस चिल्ड्रन,
ऐसे लोग जो इनफर्टाइल होते हैं वो चाइल्ड को प्रोड्यूस करने में एबल नहीं होते हैं। ओके, वो चाइल्ड को प्रोड्यूस करने में एबल नहीं होते हैं। दे आर अनेबल टू प्रोड्यूस चिल्ड्रन, they are unable to produce children, okay, because there are some problem related with the reproductive system, okay। तो देखिए इनफर्टिलिटी के लिए भी गवर्नमेंट ने काफ़ी सारी प्रोग्राम्स बनाए हैं, लाइक दैट यहाँ पे देखिए हमारे स्पेशलाइज्ड हेल्थ केयर यूनिट्स, infertility clinics etc could help to diagnosis and corrective treatment of some of these disorder and enable to these couples have चिल्ड्रंस। देखिए हमारी कंट्री में क्या होता है, हमारी कंट्री में क्या होता है कि अगर किसी को मतलब चाइल्ड नहीं है, अगर कोई अनेबल है, तो वहाँ पे क्या होता है कि ब्लेम किसको किया जाता है, फीमेल को ब्लेम किया जाता है। एज वी नो ब्लेम किसे किया जाता है, फीमेल को ब्लेम किया जाता है। तो यार ऐसा है नहीं, आप पढ़े लिखे लोग हो, आपकी एनसीईआरटी बुक में साफ साफ लिखा है द प्रॉब्लम लाइज इन द मेल पार्टनर, ऐसा भी हो सकता है। ओके, ऐसा ही नहीं है कि सिर्फ और सिर्फ फीमेल ही जिम्मेदार है, ऐसा नहीं है, मे बी मेल पार्टनर में भी कुछ प्रॉब्लम हो सकती है, तो इसके लिए दोनों को डॉक्टर के पास जाना चाहिए। ओके, however such as correction are not possible, the couples could be assisted to have children through the certain special techniques। तो यहाँ पे पहले तो क्या किया जाएगा, जो डॉक्टर्स होंगे, जो क्लिनिक्स होंगे, वो अपने हिसाब से कुछ करेक्शन करने की कोशिश करेंगे, लेकिन कभी कभी ऐसा होता है कि करेक्शंस पॉसिबल ही नहीं होते हैं। तो उस केस में काफ़ी सारी टेक्निक्स भी गवर्नमेंट ने प्रोवाइड की हैं। हमारे एरिया में काफ़ी सारे क्लिनिक हैं, डॉक्टर्स हैं, कॉमनली नोन एज असिस्टेड रिप्रोडक्टिव टेक्नोलॉजी, जिसे हम किस नाम से जानते हैं, असिस्टेड रिप्रोडक्टिव टेक्नोलॉजी के नाम से जानते हैं। फर्स्ट नंबर पे मैं बात करूँ तो यहाँ पे देखिए ये सारी बातें आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से भाई इंपॉर्टेंट होती हैं, तो आप उसी हिसाब से पढ़िएगा। इन विड्रो फर्टिलाइजेशन, यहाँ पे एक्चुअली होता क्या है मैं आपको बता दूं। विड्रो फर्टिलाइजेशन में क्या होता है, ओवा एंड स्पर्म, मैंने आपको बताया ना कि जो पेरेंट्स हैं वो एबल नहीं है ना, उनमें करेक्शन किया जा सकता है। तो जो सारी टेक्निक्स हैं उनके बारे में मैं बात कर रही हूँ। तो फर्स्ट टेक्निक जो है विट्रो फर्टिलाइजेशन, तो यहाँ पे क्या होता है, ओवा एंड स्पर्म दोनों को कलेक्ट किया जाता है और लैब में फर्टिलाइज कराया जाता है। ओके, बातें ध्यान से सुनिएगा। ओवा एंड स्पर्म बोथ आर कलेक्टेड एंड दे आर मेड टू फर्टिलाइज इन द पेट्री डिश। कहाँ फर्टिलाइज कराया जाता है, लैब में। ओके, कहाँ फर्टिलाइज कराया जाता है, लैब में, जिसे हम क्या बोल रहे हैं, इन विट्रो फर्टिलाइजेशन, IVF शॉर्ट फॉर्म। फर्टिलाइजेशन आउटसाइड द बॉडी इन ऑलमोस्ट सिमिलर कंडीशन, ओके, एज दैट इन द बॉडी, जैसे कि ह्यूमन बॉडी में होता है, जैसे फीमेल बॉडी में फर्टिलाइजेशन होता है, सेम वैसे ही हम बॉडी के बाहर फर्टिलाइजेशन करा लेंगे, लैब में करा लेंगे, फॉलोड बाय एम्ब्रियो ट्रांसफर इन वन सच मेथड। ओके, इन दिस मेथड पॉपुलरली नोन एज टेस्ट ट्यूब बेबी, जिसे हम किस नाम से जानते हैं, टेस्ट ट्यूब बेबी के नाम से जानते हैं। ओके, ओवा फ्रॉम द वाइफ डोनर फीमेल एंड स्पर्म फ्रॉम द डोनर मेल are collected and induced to the form zygote under simulate condition in the laboratory। मैंने आपको बताया ना कि मेल से क्या लिया जाएगा, स्पर्म लिया जाएगा, एंड फीमेल से क्या लिया जाएगा, ओवा लिया जाएगा, बॉडी के आउटसाइड फर्टिलाइज कराया जाएगा। जाइगोट को कब, जब एम्ब्रियो की पहली फेज में होगा विद 8 ब्लास्टोमियर। अगर उसमें 8 ब्लास्टोमियर हैं तो कहाँ पे ट्रांसफर कराया जाएगा, फैलोपियन ट्यूब में। अगर ब्लास्टोमियर 8 से ज़्यादा हैं तो उसे कहाँ पे ट्रांसफर कराया जाएगा, यूटेरस में ट्रांसफर कराया जाएगा। अगर 8 नंबर के ब्लास्टोमियर पे फैलोपियन ट्यूब में जाइगोट ट्रांसफर कराया जा रहा है तो उसे हम किस नाम से जानते हैं, जिफ, जाइगोट इंट्राफैलोपियन ट्यूब। उसे हम किस नाम से जानते हैं, जाइगोट इंट्राफैलोपियन ट्यूब। ओके, बातें समझ में आ रही है। और वहीं पे अगर ब्लास्टोमियर, लास्ट चैप्टर में आपने अच्छे से देखा है भाई कैसे 8 ब्लास्टोमियर, 8 से ज़्यादा ब्लास्टोमियर कैसे होते हैं, ये सारी बातें यहाँ पे नहीं करनी है हमने 3rd चैप्टर में पढ़ ली हैं। ओके, तो हम यहाँ पे क्या देखते हैं, अगर ब्लास्टोमियर 8 से ज़्यादा है, मोर देन 8 है, तब क्या होगा,
यूटेरस में ट्रांसफ़र कराया जाएगा। ओके, जाइगोट कहाँ पे ट्रांसफ़र कराया जाएगा? यूटेरस में, जिसे हम किस नाम से जानते हैं? IUT, इंट्रा यूटेराइन ट्रांसफर, टू कंप्लीट इट्स फर्दर डेवलपमेंट एम्ब्रियो फ्रॉम द इन विवो फर्टिलाइजेशन फ्यूजन ऑफ गैमेट विद इन द फीमेल। ओके, बातें समझ में आई? यहाँ पे क्या होगा? बॉडी के आउटसाइड फर्टिलाइजेशन होगा, ओवा फीमेल बॉडी से लिया गया, स्पर्म मेल बॉडी से लिया गया, बॉडी के आउटसाइड फर्टिलाइजेशन कराया गया लैब में। इन विट्रो फर्टिलाइजेशन आपके एग्जाम में पूछा जाएगा, या फिर आपसे ये पूछा जाएगा असिस्टेड रिप्रोडक्टिव टेक्नोलॉजी के बारे में आप कुछ बताइए, कितने तरीके की होती हैं। ओके, अब हम किसके बारे में बात करते हैं? जिफ्ट, गैमेट इंट्रा फैलोपियन ट्रांसफर। तो देखिए यार, यहाँ पे क्या होता है? यहाँ पे क्या होता है कि जब फीमेल अपना ओन ओवा प्रोड्यूस करने के लिए एबल ना हो, लेकिन उसकी जो मतलब यूटेरस है, यूटेरस पूरा परफेक्ट हो डेवलपमेंट के लिए, बेबी की डेवलपमेंट के लिए यूटेरस पूरा परफेक्ट हो, लेकिन अपना ओन ओवा प्रोड्यूस करने के लिए फीमेल एबल ना हो, तो वहाँ पे क्या होता है कि जो फीमेल होती है वारोइंग द ओवा बाय अदर फीमेल, फर्टिलाइजेशन एंड डेवलपमेंट इनसाइड द बॉडी, पहले जैसे मतलब कि जैसे एक नॉर्मल फीमेल में होता है, बाकी सब कुछ वैसा हो जाएगा। ये फीमेल क्या करेगी? किसी और फीमेल से ओवा ले लेगी, और फिर उसके बाद इसकी खुद का जो यूटेरस है, इसका जो ओन यूटेरस है, मतलब सबका ओन ही होता है, इसका अपना जो यूटेरस है वो फर्टिलाइजेशन और डेवलपमेंट के लिए पूरा परफेक्ट है एकदम से, मतलब कि डेवलपमेंट के लिए एकदम एबल है, डेवलपमेंट और फर्टिलाइजेशन के लिए उसका यूटेरस एबल है, लेकिन ओवा नहीं प्रोड्यूस हो रहा है, तो उसके लिए हम क्या बोलेंगे? गैमेट इंट्राफैलोपियन ट्रांसफर। ओके, बातें समझ में आई? तो यहाँ पे हम जो ये सारे ऑप्शन देखे, टेक्निक्स देखे, दो ऑप्शंस आर मेनी, ऑल दीज टेक्निक्स आर रिक्वायर एक्सट्रीमली हाई प्रिसिशन हैंडलिंग बाय स्पेशलाइज्ड प्रोफेशनल्स एंड एक्सपेंसिव इंस्ट्रूमेंट्स। तो यार ये सारी बातें यहाँ पे जो हम देखे, टेक्निक्स देखे, ऑप्शंस देखे, प्रोग्राम्स तो चलिए ठीक है, कोई बात नहीं उसकी, लेकिन ये सारी जो टेक्निक्स देखे, तो देखिए यार अभी मतलब पहली बात तो मतलब कुछ रिलीजियस बातें आ जाती हैं यहाँ पे, तो लोग तैयार नहीं होते हैं इस बातों के लिए, इन सारी बातों के लिए कि हाँ ओवा किसी और का आ रहा है, स्पर्म किसी और का, तो इन सारी बातों के लिए कुछ लोग तो तैयार नहीं होते हैं। और दूसरी बात, अगर हाँ ऐसा होता भी है तो ये काफ़ी ज़्यादा कॉस्टली होते हैं, कॉस्टली होने के साथ साथ इनमें काफ़ी ज़्यादा मतलब प्रोफेशनल्स की ज़रूरत होती है, एक्सपीरियंस की ज़रूरत होती है। ये सारी बातें कहने में आसान होती हैं, यहाँ पे जैसे मैंने आपको बताया ना, इमोशनल, रिलीजियस एंड सोशल फैक्टर्स आर आल्सो डिटरेंट्स इन द एडॉप्टेशन ऑफ दीज मेथड्स। तो यहाँ पे ये सारी बातें तो आई, चलिए ठीक है, लेकिन अगर हाँ इन सब से आगे निकल के भी कोई यहाँ पे जाता है तो भाई ये सारी चीज़ें काफ़ी ज़्यादा कॉस्टली भी होती हैं, एज वेल एज यहाँ पे अच्छे प्रोफेशनल्स, अच्छे डॉक्टर, अच्छे एक्सपीरियंस होल्डर डॉक्टर की ज़रूरत भी होती है। तो यार होप है आपको ये सारी बातें यहाँ पे समझ में आई होंगी, और इसी के साथ ये चैप्टर होता है आपका ख़त्म। और फिर उसके बाद हम क्या देखते हैं? चैप्टर नंबर 5। और आपको वीडियो कैसा लगा, आपको बातें समझ में आई, ये सारी बातें आप हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। आपको वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक करिए, एंड मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। एंड इफ़ यू वांट टू मोर वीडियोस, सो फ्रेंड्स लाइक एंड सब्सक्राइब m.m एजुकेशन यूट्यूब चैनल। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।